Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, mass protest has been started in Iran. So we will talk about why the protest has been started, what's the reason behind it, and why USA is so much interested in Iran. What's the reason behind it? How's the USA and Iran relations has been going on? What was the history behind it? How these friends became a foe? So in this video we'll talk about this. तो फर्स्टली हम बात करते हैं द लोकेशन ऑफ ईरान. देखिए ईरान जो है लोकेटेड है. इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान विच इज़ कनेक्टेड टू पर्शियन गल्फ है. यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है. इसे क्या करता है, ये ज्वाइन करता है. देखिए पर्शियन गल्फ हो गया. और इसके अगर हम बॉर्डर देखें तो ये शेयर करता है इधर कैस्पियन सी, उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ, इधर आ गया इराक. इसे क्या करता है, ये बॉर्डर शेयर करता है. तो अभी क्या होता है, रिसेंटली प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं ईरान में. और प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि अचानक स्टार्ट हुए और एक ही बात की वजह से हुए. कई सारे रीजंस थे जो कि पब्लिक के अंदर क्या कर देते हैं, आक्रोश पैदा कर देते हैं और फिर उसकी वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है. एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो जाते हैं. कई सारी चीज़ों से लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. और इसी को अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ पे आ जाता है यूएसए. क्योंकि यूएसए जो है ईरान का ऑलरेडी क्या है, राइवल है. और उसे यहाँ पे मिल जाती है अपॉर्चुनिटी और वो बोलता है कि मैं क्या करूँगा, ह्यूमन राइट्स. देखिए मतलब रीज़न क्या देता है यहाँ पे कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे ईरान को पनिश करूँगा, ईरान के ऊपर और सैंक्शंस लगाऊंगा, ईरान के ऊपर अटैक करूँगा, मिलिट्री का यूज़ करूँगा. मतलब इस तरीके की बातें जो है मार्केट में, सोशल मीडिया पे सभी जगह क्या है चल रही है कि आफ्टर वेनेजुएला ग्रीनलैंड की बात हुई और अब किसकी बात है, ईरान की. कि यूएसए हो सकता है आने वाले टाइम पे ईरान के ऊपर भी अटैक कर दे या फिर कुछ भी यहाँ पे एक्शन लेगा बड़ा. उसे क्या मिल गया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई. किसके थ्रू, इस प्रोटेस्ट के थ्रू. तो क्या रीज़न है, क्यों यूएसए चाहता है ईरान को, मतलब क्या है ईरान में ऐसा और इसके पीछे स्टोरी क्या है. एक टाइम पे दोनों दोस्त हुआ करते थे. मतलब यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएस और ईरान जो है फ्रेंड्स हुआ करते थे. तो ये जो फ्रेंडशिप है किस तरीके से अब ये राइवलरी में कन्वर्ट हो गई, क्या रीज़न रहा है इसका, सभी की बात करेंगे हम इस वीडियो में. उसके पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट अभी क्या हुआ है. तो प्रेजेंटली ईरान इज फेसिंग नेशन वाइड प्रोटेस्ट दैट बिगेन इन लेट दिसंबर एंड इन अर्ली जनवरी 2026 एंड विच हैज बीन स्प्रेड अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस. एंड व्हाई दिस पीपल हैव बीन प्रोटेस्टिंग, क्या रीज़न रहा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. देखो एक रीज़न नहीं होता है, उसके पीछे मतलब कई सारी चीज़ें जो थी यहाँ पे क्या हो गई, इकट्ठी हो गए, पीपल यहाँ पे रोड पे आ गए. तो इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया. देखो ईरान की अगर करेंसी की बात करें हम, रियाल, तो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुकी. डॉलर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, काफ़ी ज़्यादा गिर गई. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे. इवन छोटी छोटी जो दैनिक चीज़ें होती है इंसान के जीवन की, लाइक खाना हो गया, तो वो सब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया. डेली आइटम्स अनअफोर्डेबल हो गए. तो लोगों के अंदर क्या हो गया, गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा. सैंक्शंस, उसके बाद बहुत टाइम से यूएसए का सैंक्शंस चल रहे हैं, वेस्टर्न सैंक्शंस चल रहे हैं यहाँ पे. उसकी वजह से जॉब हर्ट हो रही है, यहाँ पे ट्रेड हर्ट हो रहा है, ऑयल रेवेन्यूज नहीं मिल पा रहा है. तो इन चीज़ों की वजह से भी ये प्रोटेस्ट हुआ. उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ट्रेडर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, स्टूडेंट, मिडिल क्लास, इन सभी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है. और ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट एक पर्टिकुलर ग्रुप ने किया है, यहाँ पे हर क्लास यहाँ पे इंक्लूडेड वुमेन हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, आम जो पीपल होते हैं वो हो गए, उसके बाद ट्रेडर्स हो गए, सभी क्या हुए यहाँ पे अफेक्ट हुए और सभी ने मिलके इस प्रोटेस्ट को किया है. एंगर अगेंस्ट गवर्नेंस, देखो करप्शन, लेक ऑफ रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिप्रेशन, यहाँ पे मतलब प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो भी क्या हो रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है. तो इतनी चीज़ों को मिलके पब्लिक क्या करती है, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती है. और किस तरीके से इवॉल्व हुआ, तो स्टार्टेड एज ए इकोनॉमिक प्रोटेस्ट, मतलब प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, इन चीज़ों से लेके, मतलब इन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए क्विकली टर्न हो जाता है एंटी गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट तक ये बन जाता है. And now slogans now questions entire system, not just policies. अब यहाँ पे सिर्फ पॉलिसीज की बात नहीं चल रही है, बट दिस पीपल हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द सिस्टम, कि किस तरीके से चल रहा है. इन सबको बेसिक चीज़ें नहीं मिल पा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है. तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर कर देती है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट, सिक्योरिटी क्रैकडाउन हो चुका है, पुलिस वगैरह यहाँ पे कर रही है कोशिश, बट कुछ नहीं हो पा रहा है. नेशन वाइड इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को बढ़ाया ना जा सके, क्योंकि इंटरनेट अगर चालू रहता है तो प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ता है.
मास अरेस्ट हो रही, डेथ रिपोर्ट की गई है, रेजिम को ब्लेम किया जा रहा है, मतलब रेजिम ब्लेम कर रही है फॉरेन पावर्स को कि बाहर वाली चीज़ों की वजह से अनरेस्ट और ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब ऐसी बातें यहाँ पे चल रही है। लेकिन प्रोटेस्ट अभी रुका नहीं है और चीज़ें क्या हो रही है, एस्केलेट हो रही है। बट यहाँ पे आते हैं ट्रम्प, यूएसए आता है एंड क्या बोलते हैं यहाँ पे, वार्निंग देते हैं, थ्रेट देते हैं, क्या किस चीज़ का, कि यूएस जो है रिस्पॉन्ड करेगा स्ट्रांगली इफ ईरान कंटिन्यूस किलिंग प्रोटेस्टर्स। मतलब ईरान अगर प्रोटेस्टर्स को किल करेगा, मतलब ये यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को क्या करते हैं, रीजन बताते हैं कि ह्यूमन राइट्स यहाँ पे वोलेट हो रहे हैं, ह्यूमन के साथ गलत हो रहा है, दैट्स वाई यूएसए इंटरविन करेगा यहाँ पे और पोटेंशियली मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं ये, ठीक है। तो ट्रम्प हैज यूज्ड फोर्सफुल रिटोरिक सेइंग द यूएस इज रेडी टू हेल्प एंड मे कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस इन रिस्पॉन्स टू क्रैकडाउन। मतलब इसके लिए कुछ भी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं। मतलब इन्हें एक तरीके से क्या मिल गया, यहाँ पे रास्ता मिल गया, वे मिल गया वाया दिस प्रोटेस्ट कि ये ईरान में एंटर कर सकते। देखो पिछली बार भी जब इजराइल के साथ यहाँ पे क्लेश होता है, इजराइल के साथ लड़ाई होती है, तो उस टाइम पे भी ईरान के ऊपर अटैक करते हैं यूएसए। उसके पहले भी सैंक्शंस लगा रखे, यहाँ पे भी इनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है। और ये भी डिस्कस किया गया कि हैवी सैंक्शंस लगाए जाएंगे उन नेशंस के ऊपर जो कि ईरान के साथ ट्रेड करेंगे और एयर स्ट्राइक भी हो सकती है ईरानियन टारगेट्स के ऊपर। ऐसी ही बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्यों यूएसए का इंटरेस्ट है ईरान में, इसके पीछे क्या स्टोरी है, इजराइल का क्या कनेक्शन है, सऊदी अरेबिया कैसे कनेक्टेड है और क्या सिग्निफिकेंस है इन सब चीज़ों का। देखिए, इफ यू टॉक अबाउट द अर्ली रिलेशंस बिफोर 1979, देखिए 1950s के टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर सेकंड का एरा जब ख़त्म हो जाता है तो ईरान जो है काफ़ी अच्छा अलाय रहता है यूएसए का। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें चलती है। मतलब ईरान जो है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ईरान, देखिए एक तो यहाँ पे ऑयल के रिजर्व हो गए, कई सारे मिनरल्स हो गए इंपॉर्टेंट, जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं, यूरेनियम जैसे कि ये जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स की वजह से, ऑयल एंड गैस की वजह से ये जो है स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन, ईरान। तो ईरान जो है इसके अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं यूएस एंड यूके। मतलब ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट शो करते हैं, काफ़ी अच्छे इससे दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटी कम्युनिस्ट पार्टनर भी चाहता था यूएसए मिडिल ईस्ट में, तो उसे लगता है कि ईरान इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब 1953 में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे के जो लीडर रहते हैं ऑलरेडी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं मोहम्मद मोसादेक। तो मोहम्मद मोसादेक जो रहते हैं ये क्या कर देते हैं, ऑयल का जो सिस्टम है उसको नेशनलाइज कर देते हैं। मतलब ऑयल की जो कंपनी उसको नेशनलाइज कर देते हैं। तो अब यूएस यूके को लगता है, मतलब स्पेशली यूएसए को लगता है कि अगर ये नेशनलाइज कर देंगे तो फिर हम इसका ऑयल वगैरह कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे हम यूटिलाइज कर पाएंगे इन चीज़ों को अगर इसको नेशनलाइज कर देंगे। तो ये क्या करते हैं, हटा देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मोहम्मद मोसादेक को, और यहाँ पे मोनार्की लेके आ जाते हैं, एक शाह लेके आ जाते हैं जो कि प्रो यूएस रहते हैं, जिनका नाम रहता है शाह रज़ा पहलवी। शाह रज़ा पहलवी को क्या करते हैं, इनकी यहाँ पे रेजिम आ जाती है, उनका यहाँ पे रूल आ जाता है। और ये जो रहते पूरी तरीके से यूएसए के साथ रहते हैं। अब यूएसए के साथ रहेंगे तो यूएसए इन सब चीज़ों का फ़ायदा अच्छे से उठा पाएगा, लाइक ऑयल गैस मिनरल वगैरह सभी का, तो इसका फ़ायदा अच्छे से उठा पाता है। तो ये अच्छे से इन दोनों का रिलेशन चलता है, दोनों बढ़िया से दोस्त रहते हैं। ऑयल और मिलिट्री टाइज हो जाती है। वेस्टर्न ऑयल कंपनीज मिलिट्री सपोर्ट जो है बढ़ा देता है किसका, यूएस और ईरान का रिलेशन। इवन ईरान को यहाँ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, थोड़ी टेक मिल जाती है सिविलियन यूज़ के लिए। इस तरीके से अच्छी चीज़ें चल रही थी। और यूएस इस चीज़ का केयर क्यों करता है, क्योंकि ईरान ही एक की ऑयल सप्लायर था। क्योंकि सोवियत इन्फ्लुएंस जो है, एक तो देखिए जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है सेकंड, उस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है क्या, कोल्ड वॉर, किसके बीच में, सोवियत यूनियन और यहाँ पे यूएसए के साथ। तो उसके अगेंस्ट जाने के लिए भी उसको क्या लगता है कि ईरान एक अच्छा ऑप्शन है और मेजर रीजनल पावर भी बन जाएगा, कौन, ईरान। तो इसलिए यूएसए वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाता है। अब टर्निंग पॉइंट आ जाता है एट द टाइम ऑफ 1979। क्यों आ जाता है, क्योंकि शाह जो है वो हट जाते हैं और यहाँ पे आ जाता है अयातुल्लाह खोमेनी। ठीक है, अयातुल्लाह खोमेनी गवर्नमेंट आ जाती है और ये स्टार्ट करते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन। इस्लामिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इस्लामिक रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब जो पहले वाली जो प्रो यूएसए थी अब वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो शाह जो है मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़े यूएसए के अगेंस्ट जाने लगते हैं, ये अपनी चीज़ों को अपने देश में रखना चाहते हैं। यहाँ पे अलग मतलब होस्टेज का भी क्राइसिस होता है, यूएसए की एम्बेसी को भी ख़त्म कर दिया जाता है, थोड़ा इनके बीच में क्राइसिस होता है।
और डिप्लोमेटिक टाइज जो है यहाँ पे थोड़ी खराब होने लग जाती है। इवन डेथ टू अमेरिका ऐसी यहाँ पे मतलब बातें चलती है, उस टाइम की बात है यहाँ पे। तो फॉर्मर अलाइज जो था अब क्या बन जाता है, राइवल बन जाता है, दोनों के बीच में डिस्ट्रक्ट आ जाता है। डिस्ट्रक्शन मतलब उनके दोनों की चीज़ें जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, थोड़ी खराब हो जाती है। अब देखिए इस्लामिक रिवॉल्यूशन का अगर हम दूसरा इम्पैक्ट देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है इजराइल, एक तरफ है इजराइल और पैलेस्टाइन, ठीक है। अब ये इजराइल जो है, हम इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए हमारा जो इजराइल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पैलेस्टाइन भी है। तो पैलेस्टाइन जो है यहाँ पे है इस्लामिक पॉपुलेशन, और इजराइल जो है यहाँ पे है ज्यूज कम्युनिटी। तो ईरान जो है सपोर्ट करता है पैलेस्टाइन को, और यूएसए जो है सपोर्ट करता है इजराइल को। तो ये भी एक रीजन है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यूएसए सपोर्ट कर रहा है इजराइल को और ईरान जो है सपोर्ट कर रहा है इस्लामिक पैलेस्टाइन को। तो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है, ये दोनों ऑलरेडी राइवल है, तो इस वजह से भी इनकी राइवलरी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और एक चीज और हम देख लेते हैं कि क्यों इजराइल, यूएसए इजराइल को क्यों सपोर्ट करता है, वाई, इसका क्या रीजन है। तो देखिए एक तो ये जूस कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ द पीपल इन अमेरिका अगर हम देखें जो हायर पोस्ट पे, दे बिलोंग टू दिस जूस कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई दे सपोर्ट इजराइल। और इसके अलावा अगर रीजन देखें तो यूएसए वांट्स द एक्सेस इन दिस रीजन, ये जो सिनाई पेनिनसुला हो गया, यहाँ से हमारी जो स्वेज कैनाल हो गई, रेड सी, ये रूट हो गया, ये रूट जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है टू ट्रेड इन यूरोप। और अगर आपको जाना है यहाँ से कि यही रूट है जो कि क्या करता है, एंटायर यूरोप का जो ट्रेड हो रहा है इसी रूट के थ्रू हो रहा है। यूएसए से भी अगर आएगा तो इसी रूट के थ्रू आएगा। आप ही देखिए अगर यहाँ से आएगा तो कितना बड़ा रूट हो जाएगा, जितना बड़ा रूट इतनी ज़्यादा कॉस्ट, इतना ज़्यादा टाइम और इतनी ज़्यादा एनर्जी, रिसोर्सेज सब कुछ लगता है। तो यूएसए चाहता है इस रूट पे एक्सेस पाना, और इस रूट पे एक्सेस चाहिए तो इजराइल से कनेक्शन अगर रहेगा तो इट वुड सर्टेनली बी हेल्पफुल फॉर यूएसए, ठीक है। तो ये यहाँ से कनेक्शन, तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से यूएसए ऑलवेज सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट करता है, इजराइल को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में अब थोड़ी टक्कर स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, 1980 से 2000 के बीच में अगर हम देखें तो यूएसए बोलता है कि ईरान को, मतलब यूएसए को लगता है कि ईरान क्या कर रहा है, टेररिज्म स्प्रेड कर रहा है, मतलब स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को फैला रहा है। उसके साथ ही ईरान जो है कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है। कैसे ग्रुप, लाइक हिजबुल्लाह, ठीक है, हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में हो गए, उसके बाद हूतीस जो कि यमन में हो गए, उसके बाद हमास जो कि पैलेस्टाइन में हो गए। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, जैसे गाजा में हो गए, तो इन सबको क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, बेक कर रहा है। मतलब ये सारे ग्रुप जो है ईरान इनको बेक कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है, और ये सारे जो है टेररिस्ट ग्रुप है जो कि टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हैं। ये सभी जो है इजराइल से भी इनकी क्या है, सबकी दुश्मनी है, मतलब ये उसके ऊपर भी अटैक करते रहते। तो ईरान के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, किस चीज़ का लेवल किया जाता है कि ईरान जो है टेररिज्म को स्प्रेड कर रहा है। और इसी के मतलब क्या करता है यूएसए, यहाँ पे लगा देता है इसके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। और इसके साथ ही इराक जो है इसको सपोर्ट करता है यूएसए। अब देखिए अगर ईरान का दुश्मन है इराक और इराक को सपोर्ट करेगा यूएसए, तो ऑब्वियसली ईरान को बुरा लगेगा कि ये तो इसे सपोर्ट कर रहा है। तो यूएस सपोर्ट करता है इराक को और ईरान को लगता है कि यूएस मेरे दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है। उसके साथ ही यूएसए कहता है कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। तो इनके बीच की जो टक्कर है, मतलब काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इनके बीच का जो एक दरार है वो क्या हो जाती है और बढ़ जाती है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, ईरान क्या करता है, प्रोक्सी नेटवर्क बनाता है, यही अभी बताया, लेबनान हो गया, इराक हो गया, यमन हो गया। तो इस चीज़ के इन्फ्लुएंस को ये बढ़ाते हैं। तो जो आइडियोलॉजिकल क्लैशेस है लाइक इस्लामिक रिपब्लिक इधर के साइड, साथ ही यूएसए का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उसके साथ ही इन्फ्लुएंस का कॉन्फ्लिक्ट, तो ये चीज़ों को क्या कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। फिर 2002 to 18 के टाइम पे अगर हम देखें तो ईरान फिर धीरे धीरे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जाता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपांड करना स्टार्ट करता है। और यूएसए जो उसके अलाइज है इस चीज़ को सस्पेक्ट कर लेते हैं कि नाउ मतलब ईरान इज गोइंग टूवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियराइजेशन। तो फिर क्या करता है, बिटवीन 2006 एंड 2015 सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं किसके ऊपर, ईरान के ऊपर।
क्योंकि ईरान इन चीज़ों को क्या कर रहा था, यूज़ कर रहा था। तो बाकी सब उसको ब्लेम करते हैं, मतलब इजराइल के सपोर्ट में है यूएसए, तो सभी मिलकर सोचते हैं कि ईरान के ऊपर क्या लगाते हैं यहाँ पे सैंक्शंस, ताकि ये न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह नहीं बनाए। अब क्या होता है, देखो ईरान के ऊपर लग जाते हैं सैंक्शंस लग गए, मतलब ईरान से कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। लेकिन कई सारे नेशंस थे जो ऑलरेडी डिपेंडेंट थे ईरान के ऊपर, किस चीज़ के लिए, ऑयल के लिए, गैस के लिए, मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट थे। लाइक यूरोप के कई सारे नेशंस थे इंक्लूडिंग जर्मनी। तो जर्मनी और ये सब मिलके बोलते हैं कि ईरान के ऊपर जो है सैंक्शंस रहने दो, लेकिन इसको हम क्या कर देते, थोड़ा रिलैक्सेशन दे देते, कुछ छूट दे देते हैं, ताकि उससे क्या हो सके, एटलीस्ट हमें जो एनर्जी चाहिए, मतलब फ्यूल, गैस और ये सब चीज़ें चाहिए, ये हमें मिल सके। तो इसलिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियर डील साइन होती है, जिसको JCPOA भी कहते हैं, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इन द ईयर 2015 ये साइन होती है। यूएस और वर्ल्ड पावर जो है, स्पेशली यहाँ पे P5 नेशंस +1, P5 कौन है, परमानेंट 5 मेंबर, US, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, और उसके साथ ही एक जो है जर्मनी। तो ये लोग मिलके डील साइन करते हैं ईरान के साथ, किस चीज़ की, मतलब यहाँ पे जो है सैंक्शन से थोड़ा इसको रिलीफ मिल जाता है। और ये टाइम जो आप देखो किसका टाइम है, ये ओबामा के गवर्नमेंट वाला टाइम है। तो यहाँ पे इसको क्या मिल जाता है, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिर 2018 ट्रंप क्या करते, आते फिर विड्रॉल कर देते, मतलब ये जो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था उस चीज़ को हटा दिया जाता है, और वापस से यहाँ पे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं ईरान के ऊपर, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस, हार्ड सैंक्शंस लग जाते हैं ईरान के ऊपर। इसी वजह से यहाँ पे ईरान का जो है ट्रेड वगैरह सबके साथ बंद हो जाता है। हमारा भी, हम पहले ईरान से ऑयल परचेस करते थे, लेकिन सैंक्शंस के बाद हम बंद कर देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले रखा था, वेवर ले रखा था, किसके लिए, हमारे चाबहार पोर्ट के लिए, वो एक अलग स्टोरी है, अभी हम इसकी बात करते हैं। सैंक्शंस जो है यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है, किसके लिए, यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक टाइट वाली क्या हो गई, अब टसल हो गई, अच्छा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इस तरीके से इन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही है। तो अभी 2020 की भी अगर हम बात देखें तो 2025 में भी हमने देखा कि यूएसए ने क्या किया था, एयर स्ट्राइक की थी, हमने देखा था B-2 बॉम्बर यूज़ किए थे, ईरान के जो स्ट्रेटेजिक साइट्स है वहाँ पे क्या किया था, अटैक किया था यूएसए ने। इजराइल ऑलरेडी अटैक कर रहा था, और इन सपोर्ट ऑफ इजराइल कह सकते हैं यूएसए ने भी क्या किया था, ईरान के ऊपर अटैक किया था, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे। और ईरान ने रिस्पॉन्ड में फिर से मिसाइल स्ट्राइक करी थी और प्रॉक्सी एक्सेलेशन किया था। तो दोनों साइड अक्यूज करते हैं ईच अदर ऑफ थ्रेटनिंग रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी, मतलब दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। इस तरीके से दोनों की लड़ाइयाँ चल रही है। एंड वाई इजराइल अपोजेस ईरान, अगर हम इजराइल के देखें कि इजराइल क्यों अपोज करता है ईरान को, तो इसका रीज़न क्या है, ये जो है देखता है कि न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान जो है, मतलब अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर देगा। देखो अगर आप सेंट्रल वाला रीजन देखो, मिडिल ईस्ट वाला हो गया, सेंट्रल एशिया जो हो गया, ये जो रीजन अगर आप देखते हो तो आपको क्या दिखेगा कि इजराइल इज द ओनली नेशन विच हैज़ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। और इजराइल नहीं चाहता कि कोई और नेशन यहाँ पे आए जिसके पास क्या रहे, न्यूक्लियर वेपन्स रहे, क्योंकि अगर और किसी के पास आ जाएंगे तो मेरा जो अभी नाम है इस तरीके से, लाइक सभी डरते हैं इजराइल से क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, पावरफुल है। तो अगर किसी और के पास आ गए तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और वो चाहता भी नहीं है कि किसी और के पास न्यूक्लियर वेपन आए, इसलिए ये एक तो अपोज करता है ईरान को। साथ ही ईरान जो है कई सारे एंटी इजरायली मिलिटियाज को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जो भी हमने अलग अलग ग्रुप देखे, लाइक इन लेबनान हो गया, यमन हो गया, पैलेस्टाइन हो गया, इन सभी को सपोर्ट करता है। दैट्स वाई इजराइल अपोजिट। उसका सऊदी अरेबिया के, भाई अगर हम रोल देखें यहाँ पे कुछ कि सऊदी अरेबिया किस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो सऊदी अरेबिया भी ईरान को क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। और इनका जो अपोजिशन है इट डिपेंड्स ऑन देयर आइडियोलॉजी, मतलब इट इज़ एसोसिएटेड विथ आइडियोलॉजी। क्या है कि ईरान जो है यहाँ पे मोस्टली शिया कम्युनिटी है और सऊदी अरेबिया में सुन्नी कम्युनिटी है। जो इस्लाम होता है उसके अंदर दो कम्युनिटी होती है मेजर, उसका अलग अलग ये है। तो ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच में मतलब फाइट रहती है। तो इनके इन्फ्लुएंस के लिए कि मिडिल ईस्ट वाले रीजन में किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा, किस मतलब सऊदी का रहेगा या ईरान का रहेगा, तो इसके बीच में क्या होती है, यहाँ पे लड़ाइयाँ चलती है। और इवन अगर हम एक और चीज़ देखें यहाँ पे, तो देखिए ये जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ, पर्शियन जो है, पर्शिया नाम है इसका, मतलब पर्शिया से नाम बना पर्शियन, और ईरान का पुराना नाम भी पर्शिया ही था।
तो ये जो है अभी पर्शिया के नाम पे, पर्शियन गल्फ, ईरान इसके ऊपर कंट्रोल, मतलब ऐसा लगता है कि ईरान के नाम पे है। और सऊदी अरेबिया चाहता है कि इसका नाम अरेबियन गल्फ होना चाहिए, न कि पर्शियन गल्फ होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में इस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि किसका नाम बड़ा, मतलब कौन इस रीजन में बड़ा। तो इन दोनों के बीच में इसलिए क्या होता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता है। और उसके साथ ही यमन, सीरिया, इराक जो है ये सब भी इससे जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही यूएसए जो है ये सपोर्ट करता है सऊदी को। ये दोनों मतलब ये सपोर्ट किसको करता है, सऊदी को, और अलाइन करता है अगेंस्ट ईरान। तो इस तरीके से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। और एक बार और अगर हम देखें कि यूएस और ईरान की राइवलरी के बीच के कोर रीजंस क्या है, तो फर्स्ट वन इज द रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी आफ्टर मतलब 1979। यहाँ पे रीजन चेंज हो जाती है, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट करती है, मतलब वो जो गवर्नमेंट आती है यहाँ पे आयतुल्ला की, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंटी यूएस रहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर डिस्प्यूट हो गया कि फियर है कि ईरान जो है डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स। उसके साथ ही प्रोक्सी वॉर्स जो है ईरान सपोर्ट करता है कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स को, हिजबुल्ला, ये जो हो गया हूतीस वगैरह। उसके साथ ही यूएस का अलग इंटरेस्ट है इस जगह में। उसके बाद सैंक्शंस एंड इकोनॉमी, यूएस हमेशा सैंक्शंस का यूज़ करता है ईरान के इस बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए। उसके साथ ही सिक्योरिटी अलायंस, यूएस की टाइज है इजराइल के साथ और गल्फ स्टेट के साथ अगेंस्ट इजराइल इन्फ्लुएंस। तो ये कुछ रीजंस है इन दोनों की राइवलरी के बीच में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरीके से देखिए ये सारे रीजंस थे, इस तरीके से इन दोनों के बीच में राइवलरी चल रही थी। दैट्स वाई यूएसए को अभी क्या मिल गया है, प्रेजेंट में एक रास्ता मिल गया है कि वापस से यहाँ पे अटैक कर सकता है इन चीज़ों को, मतलब ईरान को एक तरीके से दबा सकता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहा है और इसीलिए ऐसी बातें यहाँ पे चल रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। देखो जियोपॉलिटिक्स में अगर कुछ भी चलता है, इवन वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी होता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन इज वेल, क्योंकि वी आर लिविंग इन ग्लोबलाइजेशन। और वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कुछ भी होता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमारे देश को भी इम्पेक्ट करता है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप एसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है ग्रुप डिस्कशन में ऐसा टॉपिक आ जाए रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक्स, या फिर आपके इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग इन द वर्ल्ड। तो एटलीस्ट यू मस्ट नो द रीजन बिहाइंड दिस, कि ये हो रहा है बट क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या स्टोरी है। ये एक बेस मतलब अगर ऑफिसर लाइक क्वालिटी से कि अगर कुछ हो रहा है तो उसको आप अच्छी तरीके से एनालाइज करो। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।